पार्ट 7। अंधेरा हो गया था। रात को 8:30 बज रहे थे। देवराज चौहान अपने कमरे से निकला और दरवाजा बंद करके आगे बढ़ गया। हर तरफ शांति छाई थी। होटल ज्यादा नहीं चलता था, इस वजह से शोर शराबा नहीं था। गैलरी पार करके सीढ़ियां उतरते उतरते ठिठका और निगाह फौरन सामने वाले कमरे की तरफ गई। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। किसी को कुर्सी पर बैठे बाहर देखते पाया। देवराज चौहान की नजरें मिली। एकाएक वो दरवाजा खुल गया। वहां जावेद बैठा था। उसे देखकर मुस्कुराया। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तभी जावेद के पीछे रिम्मी खड़ी दिखी। अगले ही पल देवराज चौहान सीढ़ियां उतरता चला गया। हमें इसके पीछे जाना चाहिए, जावेद कह उठा। रिम्मी के होंठ सिकुड़े हुए थे। क्यों? रिम्मी बोली। क्यों क्या? अगर ये हमारी निगाहों से ओझल हो गया तो दासा साहब हमें नहीं छोड़ेंगे। जावेद ने जल्दी से कुर्सी छोड़ी। बैठ जाओ, वो कहीं नहीं जाने वाला, रिम्मी ने विश्वास भरे स्वर में कहा। वो जा रहा, उसके पास करने को दो काम हैं जरूरी। पहला ये कि बाहर मौजूद नागरे के आदमियों को निपटाना। उसके बाद ये देखना कि मैंने जो कहा है क्या वो सच है या नहीं, यानी कि डिवाइस कंधे में ऑपरेशन करके डाली गई है या नहीं। इसके लिए देवराज चौहान किसी एक्सरे क्लिनिक में जाएगा। जब उसे एक्सरे में डिवाइस दिखाई देगी तो उसे मेरी बात का विश्वास आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसी होटल में आएगा। तब वो मुझसे बात करना चाहेगा। जावेद ने सोच भरी निगाहों से रिम्मी को देखा। रिम्मी ने उसकी बाह पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया। एक्सरे डिवाइस एक्सरे में डिवाइस दिखने पर वो तुमसे क्यों बात करना चाहेगा? क्योंकि मैंने मोहन दासा की तरफ से अभी तक उसे जानकारी दी है, बदले में कुछ मांगा नहीं। फिर वो कंधे में फिट डिवाइस को बाहर भी निकलवाना चाहेगा। मैंने उसे कह रखा है कि दासा साहब ने डॉक्टर तैयार कर रखा है इस काम के लिए। मतलब कि वो हर हालत में वापस आएगा। हर हाल में। ना आए तो वो आएगा। मैं इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। हो सकता है वो वापस ना आए। तुम्हें मेरी बात का भरोसा नहीं? तुम्हारी बात मैं 100% नहीं मान सकता। मुझे उसके पीछे जाना ही। देवराज चौहान ने हमें एक साथ देख लिया है। वो समझ चुका है कि तुम जावेद हो। ऐसे में उसने तुम्हें अपने पीछे देख लिया तो बुरा मान सकता है और बात बिगड़ सकती है। तुम जिम्मेदारी लेती हो सारे मामले की। इस काम में तुम मेरे साथ हो? रिम्मी ने नाराजगी से कहा। ये बात है तो मैं तुम्हारी इस बात का भरोसा नहीं कर सकता कि देवराज चौहान वापस लौटेगा। ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। जावेद सिर हिलाकर बोला। इस बारे में मैं मोहम्मद खान से बात करूं तो तुम्हें एतराज नहीं होगा? जो मन में आए करो। जावेद ने मोबाइल निकाला और नंबर मिलाने लगा। मैं जानती हूं कि ये मामला अब मैंने संभाला है। मैं कुछ तो अंदाजा लगा सकती हूँ वो आगे क्या करेगा, रिम्मी बोली। जावेद ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मोहम्मद खान से बात हो गई। खान साहब, जावेद बोला, देवराज चौहान के मामले में मैं रिम्मी के साथ हूं, परंतु अब यह काम पूरी तरह से उसका है। क्या बात हुई? जावेद ने मोहम्मद खान को सब कुछ बता दिया। ये मामला अगर बिगड़ता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। रिम्मी गंभीर निगाहों से जावेद को देख रही थी। तुम्हारा मतलब कि अगर देवराज चौहान वापस न लौटा तो मामला बिगड़ जाएगा? मोहम्मद खान की आवाज कानों में पड़ी। हाँ, रिम्मी ने मुझे उसके पीछे जाने नहीं दिया, जावेद बोला। मेरे ख्याल में उसे इस प्रकार अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। कहीं वो खिसक रहा हो। रिम्मी से बात कराओ। जावेद ने मोबाइल रिम्मी की तरफ बढ़ाया। रिम्मी ने मोबाइल लेकर मोहम्मद खान से बात की। देवराज चौहान के पीछे जावेद को न जाने देकर तुमने गलती की, मोहम्मद खान ने उधर से कहा। मैंने देवराज चौहान से बात की थी और मैं समझ सकती हूँ कि वो आगे क्या करेगा। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है। इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तुम जानते हो कि दासा साहब के लिए देवराज चौहान कितना जरूरी है। हाँ, मैं समझ रही हूँ, क्योंकि पूरा मामला मुझे तुमने बता ही दिया था। फौरन तुम या जावेद देवराज चौहान के पीछे जाओ। अब ये मुमकिन नहीं। देवराज चौहान को होटल से निकले 7-8 मिनट हो गए हैं। गलती कर दी तुमने। अगर वो वापस न लौटा तो दासा साहब ही तुमसे बात करेंगे।
मोहम्मद खान ने चिल्लाकर कहा। बातचीत खत्म हो गई। रिम्मी ने फोन जावेद को देते हुए कहा, तुम मेरे काम के नहीं हो जावेद। क्यों? तुम तो जरा सा भी खतरा उठाने का हौसला नहीं है। तुम में जरा सा भी खतरा उठाने का हौसला नहीं है। मोहम्मद खान को बीच में ले आए। देवराज चौहान हमारी निगाहों से ओझल हो गया तो मैं नहीं चाहता था कि दासा साहब मुझे कसूरवार ठहराएं। जावेद ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी तो आदत है रिस्क लेने की। मैं मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। रिम्मी के चेहरे पर गंभीरता थी। आगे बढ़ना है तो रिस्क की सीढ़ियां चढ़कर ही चमकोगे। डरने वाला हर मौके पर डरता है। रिम्मी ने शांत स्वर में कहा, जब देवराज चौहान गया था उसने इधर देखा था तो वह हमारे प्रति वो बेपरवाह था। वो हमसे छिपने का इरादा नहीं रखता था। मैंने उसकी आंखों में देखा था। उसे इस बात का जरा भी डर नहीं था कि हम उसके पीछे आएंगे। स्पष्ट था कि उसका भागने का कोई इरादा नहीं था। होता तो ये बात उसके चेहरे पर से झलक जाती। जो भी हो, अब ये मामला तुम्हारा है। वो नजरों से गायब हो गया तो दासा साहब को जवाब देना। जावेद गंभीर था। अगला दृश्य। देवराज चौहान होटल के बाहर निकला और शांत भाव में आगे बढ़ गया। होटल से बाहर आने तक उसे छोटू नहीं दिखा था। रिमी ने उसे बताया था कि बाईं तरफ नीली सेंटरों में नागरे के दो आदमी बैठे उस पर निगाह रखे हैं। वो बाईं तरफ ही चल पड़ा। नीली सेंटरों की तलाश थी उसे, जो कि 10 कदमों बाद ही दिखाई देगी। देवराज चौहान ने देखा कि सेंट्रो इस ढंग से सड़क के किनारे खड़ी है कि कोई सोच नहीं सकता कि भीतर बैठा कोई होटल पर निगाह रख रहा होगा। अभी वो उससे 20 कदमों की दूरी पर ही था और अंधेरा होने की वजह से कार के भीतर क्या हो रहा है वो नहीं देख पाया। परंतु देवराज चौहान सतर्क था, ये सोचकर कि भीतर वालों ने उसे अब तक देख लिया होगा। वो सेंट्रो की तरफ बढ़ा। जेब से सिगरेट निकालते समय जेब में रखी पिस्तौल का एहसास पा लिया था। सिगरेट निकालकर होंठों से लगाई। तब तक वो कार तक पहुंच गया था। कार के दोनों तरफ शीशे नीचे गिरे हुए थे और भीतर बैठे मंगा और आड़ती उसे ही देख रहे थे। वो हड़बड़ा से उठे देवराज चौहान को सीधा पास आया पाकर। माचिस होगी आपके पास? देवराज चौहान ने शराफत से कहा। हाँ हाँ। आड़ती ने फौरन डैशबोर्ड पर रखी माचिस उठाकर दे दी उसे। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर माचिस उन्हें दी और जेब से पिस्तौल निकालकर कार के भीतर हाथ करके उनकी तरफ तान दी। दोनों हक्के बक्के रह गए। सड़क से निकलते वाहनों की रोशनी रह रहकर उन पर पड़ रही थी। ये तुम क्या कर रहे हो? मंगा ने कहना चाहा। तुम दोनों यहाँ रहकर मुझ पर नजर रख रहे हो? देवराज चौहान कठोर स्वर में बोला। हम तो, आरती ने कहना चाहा। हाँ या ना में जवाब दो, वरना मैं गोली चलाने जा रहा हूं। देवराज चौहान ने दांत भींचकर कहा। हाँ। गुड। मेरा नाम क्या है बोलो? देवराज चौहान। उसी पल देवराज चौहान ने 2 बार ट्रिगर दबाया। धाएं धाएं। 2 फायरों की तेज आवाज उभरी। मंगा के सिर में गोली लगी, आरती के गले में। उसी पल देवराज चौहान वहां से हट गया और जेब में रिवॉल्वर डालते हुए सड़क के किनारे अंधेरे में आगे बढ़ता चला गया। रिमी की आंखें खुल गई। 2 पल पहले ही बेड पर लेटी थी आंखें बंद करके। वो उठ बैठी। उसके कानों में स्पष्ट तौर पर धमाके पड़े थे। माथे पर बल आ गए थे, आंखों में चमक। जावेद की निगाह रिम्मी पर जा टिकी थी। तुमने धमाके सुने? रिम्मी के होंठों से तेज स्वर निकला। हाँ शायद। वो मेरी पिस्तौल के धमाके थे जो देवराज चौहान ने ली थी। अभी भी तेज था रिम्मी का स्वर। मैं अपनी पिस्तौल के धमाकों की आवाज अच्छी तरह पहचान सकती हूँ। देवराज चौहान ने सेंट्रो कार वाले दोनों लोगों को शूट कर दिया। इसका मतलब मैंने जो कहा, उन बातों पर वो विश्वास कर रहा है या चेक कर रहा है। वो जरूर वापस लौटेगा। तुम्हारा ख्याल गलत भी हो सकता है। वो शायद वापस ना लौटे। बाहर ऐसा कुछ भी नहीं। बाहर नजर मार कर आओ। जल्दी आना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मेरा ख्याल कितना सही है। जावेद फौरन दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मोहम्मद खान ने अंधेरे से भरी इमारत की पार्किंग में कार रोकी और बाहर निकला। रात के 11 बजे रहे थे, परंतु ये इमारत सुनसान थी। पार्किंग अटेंडेंट भी नहीं था और गार्ड भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मोहम्मद खान वहां अकेला हो और वो सीधा एक तरफ मौजूद लिफ्ट में पहुंचा और भीतर प्रवेश कर गया।
इसी इमारत की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कई स्क्रीनें लगी हुई थी दीवार पर। उनमें मोहम्मद खान दिख रहा था, जो कि अभी अभी लिफ्ट में प्रवेश हुआ था। लिफ्ट का दरवाजा बंद होते ही दूसरी स्क्रीन पर लिफ्ट के भीतर का दृश्य दिखने लगा, जहां मोहम्मद खान खड़ा दिखाई दे रहा था। इस कमरे में 3 आदमी स्क्रीनों पर निगाह रख रहे थे। एक ने अपनी कुर्सी छोड़ी और 3 कदम आगे बढ़कर इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और बटन दबाकर कान से लगा लिया। दूसरी तरफ बजर बजने की आवाज कानों में पड़ने लगी। फिर टोनी पार्कर की आवाज कानों में पड़ी। कहो, मोहम्मद खान आया है, उसे मेरे पास ले आओ। उधर से टोनी पार्कर की आवाज आई। फिर बात खत्म हो गई। उस आदमी ने रिसीवर रखा और अपने दोनों साथियों से बोला, मोहम्मद को पार्कर साहब के पास छोड़ कर आता हूं। वो खुद चला जाएगा, एक ने कहा। मैं ये काम खुद करूं तो बेहतर होगा, कहते हुए वो बाहर निकल गया। गैलरी में कुछ ही आगे बढ़ा कि लिफ्ट के बाहर निकलते देखा मोहम्मद खान को। दोनों की नजरें मिली। स्वागत है मोहम्मद खान। मेरा स्वागत करने की क्या जरूरत है, मोहम्मद खान ने कहा। ये जगह हमारे अंडर है, तुम यहाँ आए हो तो। पार्कर साहब अपनी जगह पर वही हैं? हाँ। चलो, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ, मैं चला जाऊंगा। आने वाले को पार्कर साहब के पास छोड़ना मेरी ड्यूटी है। आओ। दोनों गैलरी में आगे बढ़ गए। हमें सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर जाना होगा। तुम जानते ही हो कि ऊपर लिफ्ट नहीं जाती। जो बात मैं जानता हूँ वो मुझे बताओ मत, मोहम्मद खान ने कहा। दोनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। आजकल आजकल किस खास काम में व्यस्त हो? क्यों पूछा? मेरे ख्याल में पार्कर साहब कुछ उलझन में हैं। तुम्हें नहीं लगता क्या? भीतर की बातें जानने की चेष्टा मत करो, सिर्फ अपने काम से मतलब रखो। तुम तो नाराज हो गए। मैंने स्पष्ट बात कही है, मामूली बातों पर नाराज नहीं होता मैं। दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। चौड़ी गैलरी में आगे बढ़ गए। दाईं तरफ कमरे बने हुए थे और बाईं तरफ रेलिंग थी, जिनमें ग्राउंड फ्लोर तक झांका जा सकता था। तुम्हें मेरे साथ चिपके रहने की जरूरत नहीं, मोहम्मद खान ने कहा। बस वो सामने ही पार्कर साहब का कमरा। मुझे क्या कमरे में ले जाकर पार्कर साहब की गोद में बिठाओगे? मोहम्मद खान का स्वर शांत था। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ। दोनों दरवाजे के पास छिटके। तभी दरवाजा खोल दिया गया। टोनी पार्कर ने दरवाजा खोला था। वो सामने गाउन में मौजूद था। मोहम्मद खान भीतर प्रवेश कर आया। टोनी पार्कर ने दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी वापस चला गया था। कमरे में दीवार पर स्क्रीनें लगी थी, रोशन थी। उनके द्वारा टोनी पार्कर सारी इमारत की मुख्य जगहों पर नजर रख सकता था। टोनी पार्कर कुर्सी की तरफ बढ़ता हुआ कह उठा, मंगा और आरती को किसने शूट कर दिया? किसी ने नहीं, देवराज चौहान ने, मोहम्मद खान बोला। देवराज चौहान? टोनी पार्कर बैठता हुआ बोला। तुम्हें कैसे पता कि देवराज चौहान? मंगा और आरती उस होटल के बाहर कार में बैठे देवराज चौहान पर नजर रख रहे थे कि अगर देवराज चौहान होटल से बाहर निकलता है तो उसके पीछे लग जाएं, उसकी हरकतों की खबर रखें। जितेन ने खबर दी कि जब उसने गोलियों की आवाज सुनी तो होटल से बाहर आकर सारा मामला समझा। फिर होटल में जाकर होटल के छोकरे द्वारा उसने चेक किया तो पता चला कि देवराज चौहान कुछ देर पहले ही होटल के कमरे से बाहर गया था। मुझे क्या, कमरे में ले जाकर तो दोनों को देवराज चौहान ने मारा? आंखों देखा गवाह तो नहीं है, परंतु सच है। मोहम्मद खान ने सर हिलाया। देवराज चौहान को कैसे पता चला कि उस पर नजर रखने को बाहर 2 आदमी मौजूद हैं? कह नहीं सकता कि कैसे पता चला। जितेन ने एक खबर और दी है कि उसने गोली चलने के फौरन बाद ही मोहनदासा के आदमी जावेद को होटल के बाहर जाते देखा। मोहनदासा का आदमी जावेद? टोनी पार्कर की आंखें सिकुड़ी। मोहम्मद खान ने सहमति में सर हिलाया। तो मोहनदासा पूरी तरह इस मामले में दखल दिए हुए है, पार्कर नाराजगी से बोला। जावेद के वहां दिखने का मतलब तो यही है। दासा ज्यादा उड़ने लगा है, पार्कर ने कहा। वो देवराज चौहान पर नजर रख रहा है तो गोली चलने के बाद ही क्यों होटल से निकला? उसे तो तब पहले ही देवराज चौहान के पीछे जाना चाहिए था। मोहम्मद खान खामोश रहा। जितेन देवराज चौहान के पीछे है? नहीं, देवराज चौहान जितेन की निगाहों से निकल गया। देवराज चौहान उन दोनों को शूट करके होटल वापस नहीं लौटा, परंतु जावेद अभी तक होटल में ही ठहरा हुआ है। देवराज चौहान चला गया और दासा का आदमी अभी भी होटल में है? हाँ।
इसका मतलब क्या हुआ? जितेन का कहना है कि वो खुद उलझन में है कि जावेद देवराज चौहान के चले जाने के बाद भी होटल में क्यों ठहरा हुआ है। उसे देवराज चौहान के चले जाने के बाद भी क्यों होटल में ठहरा हुआ है। उसे देवराज चौहान के चले जाने की चिंता क्यों नहीं। अब जितेन जावेद पर नजर रख रहा है, ये जानने के लिए कि वो होटल में क्यों रुका हुआ है। टोनी पार्कर ने कुछ सोचकर कहा, नागरे का कोई आदमी वहां दिखा? नहीं, नागरे इस तरह देवराज चौहान को नहीं छोड़ सकता। समझ में नहीं आता। तू दासा को फोन लगा, पार्कर बोला। मोहम्मद खान ने फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। बैठ जा, खड़ा क्यों है, पार्कर बोला। मोहम्मद खान बैठ गया। फोन पार्कर की तरफ बढ़ाया। टोनी पार्कर ने फोन कान से लगा लिया। देर तक बेल बजने के बाद बेल बंद हो गई। फोन रिसीव नहीं किया गया। दासा कॉल रिसीव नहीं कर रहा, पार्कर ने उखड़े स्वर में कहा और मोबाइल मोहम्मद खान की तरफ बढ़ाया। मोहम्मद खान ने पुनः फोन लेकर दासा को कॉल किया और फोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल बजी। फौरन ही दासा की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, तूने पहले क्यों बात नहीं की? मोहम्मद खान ने शांत स्वर में कहा। बाथरूम में था। पार्कर साहब से बात कर, कहकर मोहम्मद खान ने फोन पार्कर को दिया। टोनी पार्कर ने मोहन दासा से बात की। तू इस मामले में दखल क्यों दे रहा है? टोनी पार्कर नाराजगी से बोला। कौन सा मामला पार्कर साहब? नागरे का मामला, देवराज चौहान का मामला, मुगल बादशाह की दौलत का मामला। मैं दखल कहां दे रहा हूं? मैं मामले पर केवल नजर रख रहा। ऐसा भी तू क्यों करता है? पार्कर साहब, दासा की संभली आवाज आई। फिर मेरा भी तो इस मामले पर हक बनता है। सिक्का मेरा ही तो था, जो अब नागरे के पास है। सिक्का पास में हो तभी मुगलों की दौलत तक। तेरे को जो खबर लेनी हो मेरे से ले। इस तरह मामले में दखल मत दे। क्षण भर चुप रहने के बाद मोहन दासा की आवाज आई। तो आप ही बता दीजिए, देवराज चौहान को इस तरह आजाद करके नागरे क्या करना चाहता है? मैंने अभी नागरे से बात नहीं की। उसने 15 दिन मांगे थे तो। ये तो बात नहीं बनी पार्कर साहब। आप कहते हैं आपसे पूछूं, और जब पूछता हूं तो जवाब नहीं मिलता। तेरे को मुझ पे भरोसा नहीं? पूरा भरोसा है पार्कर साहब। तो फिर इस मामले से हट जा। मैं मामले पर नजर रखता हूं तो इसमें आपको कोई एतराज नहीं होना चाहिए पार्कर साहब। अगर एतराज है तो एतराज की वाजिब वजह बता दीजिए। दासा की आवाज कानों में पड़ी। पार्कर के होंठ सिकुड़े। तुम मेरे से वजह पूछता है? कुछ गलत तो नहीं कहा पार्कर साहब। मेरी नजर देवराज चौहान पर रहेगी तो आपको भी फायदा होगा। मैं खबर देता रहूंगा आपको। इस तरह हम दोनों को ही। तेरे को पता होगा कि होटल के बाहर क्या हुआ। देवराज चौहान ने नागरे के 2 आदमियों को शूट कर। वो मेरे आदमी थे। ओह, ये खबर मेरे लिए नहीं है। दासा ने गहरी सांस लेने के बाद कहा, तो आप भी देवराज चौहान पर नजर रखे हैं? ये बात आप पहले बता देते तो। तुमने ही पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे आदमी देवराज चौहान पर नजर रखे हैं? मेरे ख्याल में देवराज चौहान ने उन्हें नागरे का आदमी समझकर मारा होगा। तुम्हारा मतलब कि अगर देवराज चौहान को पता होता कि वो आदमी टोनी पार्कर के हैं तो उन्हें नहीं मारता, ये कहना चाहते हो तुम? टोनी पार्कर ने कड़वे स्वर में कहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब देवराज चौहान कहाँ है? टोनी पार्कर ने सख्त स्वर में पूछा। पता नहीं, वो उन दोनों आदमियों को शूट करके वहां से चला गया। और तुम्हारे आदमी अभी तक होटल में हैं, क्यों? इस आशा से कि शायद देवराज चौहान लौटे। मुझे नहीं लगता कि देवराज चौहान लौटेगा, पार्कर तीखे लहजे में बोला। मतलब कि हमने देवराज चौहान को खो दिया? दासा की आवाज आई। दासा, तुम चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो, टोनी पार्कर सख्त स्वर में बोला। ये आप क्या कह रहे हैं पार्कर साहब? तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो देवराज चौहान के बारे में। तुम्हारा आदमी देवराज चौहान पर नजर रख रहा था, और उसके चले जाने के बाद भी वो उस होटल में टिका हुआ है। उसने देवराज चौहान को ढूंढने के लिए होटल छोड़ा नहीं, और उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है। तुम्हें सब खबर है और तुमने मुझसे छिपा। ये आप मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। बेहतर होगा कि नागरे से बात करें कि उसने क्यों देवराज चौहान को छोड़ा। इससे नई बातें हमारे सामने आएंगी। दासा के स्वर में नाराजगी थी।
आपको मुझ पर भरोसा नहीं रहा तो मैं अपने आदमी का फोन नंबर देता हूँ, उससे पूछताछ कर लीजिए कि। मैं तुमसे फिर बात करूंगा दासा, पार्कर ने कहा और फोन बंद करके मोहम्मद खान की तरफ बढ़ाता कह उठा। दासा उड़ने की कोशिश में है। मोहम्मद खान सतर्क दिखा। जितेन वहां अकेला है, उससे पूछकर उसके पास एक दो आदमी और भेज दो। जितेन होटल में ही है? हाँ, वो जावेद पर नजर रख रहा है कि वो देवराज चौहान के जाने के बाद भी आराम से क्यों बैठा है। टोनी पार्कर सोच में रहा, फिर बोला, दासा दासा इस मामले से पीछे हटने को तैयार नहीं। वो जानता है कि सिक्के के बारे में मैंने उसे धोखा दिया है। वो ये मामला खराब भी कर सकता है। तुम क्या कहते हो मोहम्मद? दासा को रास्ते से हटा दें? इस तरह मामला बिगड़ भी सकता है। हमले में दासा बच गया तो समझ जाएगा कि ये सब मेरे इशारे पर हुआ है। तब वो पूरी तरह इस मामले को खराब कर देगा। मुझे त्रेहन की कमी महसूस हो रही है। मैं पता करने की चेष्टा में हूं कि त्रेहन को किसने मारा। मेरे कई आदमी इसी काम पर हैं। इस मामले में सोचूंगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। अगला दृश्य। जावेद बेड पर लेटा था। रिम्मी कुर्सी पर बैठी थी। रात के 11:30 बज रहे थे। देवराज चौहान अभी तक लौटा नहीं, जावेद बोला। वो जिस काम के लिए गया है उसमें वक्त तो लगता ही है, रिम्मी ने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें इतना यकीन क्यों है कि वो अपने कंधे का एक्सरे कराकर कंधे में फिट डिवाइस के बारे में तसल्ली करेगा? वो यही करेगा। उसके बदले कोई दूसरा भी होता तो मेरी बातों को चेक जरूर करता कि मैंने सही कहा है या गलत। इस वक्त वो कहीं पर एक्सरे करा रहा होगा। रात के इस वक्त? नर्सिंग होमों में भी एक्सरे मशीन होती है, वो 24 घंटे खुले रहते हैं। तभी रिमी का फोन बजा। हेलो, रिमी ने बात की। देवराज चौहान आया? बसंत गोला की आवाज कानों में पड़ी। नहीं, हो सकता है वो वापस ना लौटे। देवराज चौहान के बारे में तुम धोखा खा गई हो। कुछ घंटों में पता चल जाएगा। अगर देवराज चौहान को तुमने खो दिया है तो दासा साहब से बात करने को तैयार रहो। रिम्मी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, जल्दबाजी मत करिए गोला साहब, ऐसी बातें करके मेरा हौसला मत तोड़ो। मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि देवराज चौहान ने होटल के बाहर जिन दो को शूट किया वो पार्कर के आदमी थे। टोनी पार्कर के? रिम्मी चौंकी। हाँ। जावेद फौरन सीधा होकर बैठ गया। मैं तो उन्हें नागरिक आदमी समझ रहा था। टोनी पार्कर को यह भी पता है कि तुम लोग देवराज चौहान पर नजर रख रहे हो। पार्कर का दासा साहब को फोन आया था और वो ये पूछ रहे थे कि देवराज चौहान के होटल से चले जाने के बाद भी तुम्हारा आदमी होटल में क्यों रुका है। इससे स्पष्ट है कि होटल में या बाहर पार्कर के और आदमी भी हैं और वो तुम दोनों के बारे में जानते हैं। ओह, मैं इस बात पर ध्यान रखूंगी। अगर तुम देवराज चौहान को खो चुकी हो तो तुम्हें दासा साहब नहीं छोड़ेंगे। रिम्मी ने कुछ नहीं कहा और फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? जावेद ने पूछा। रिम्मी ने सारी बात बताई। मैं तो तुमसे पहले ही कह रहा था कि मुझे देवराज चौहान के पीछे जाने से रोककर तुमने गलती की। मेरे मन ने कहा कि हमें देवराज चौहान के पीछे नहीं जाना चाहिए, रिम्मी बोली। वो बेचैन थी। ये बात दासा साहब से कहना, जावेद ने अफसोस भरे स्वर में कहा। तो यही सोचते हो कि देवराज चौहान नहीं लौटेगा? वो क्यों लौटेगा? क्योंकि वो अपने कंधे में फिट हो रखी डिवाइस को सुरक्षित ढंग से निकलवाना चाहेगा। इसके लिए डॉक्टरों की कमी है क्या? उसे इस बात का भी डर होगा कि कहीं नागरिक को उसकी हरकत का पता न चल जाए और वो डिवाइस बम ब्लास्ट न कर दे। इस वक्त अपने को देवराज चौहान की जगह पर रखकर सोचो। तुम्हारा मतलब कि तुम जो सोचती हो वो सही, बाकी सब गलत कह रहे हैं? मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देवराज चौहान के वापस लौट आने की आशा बहुत है, रिमी बोली। वो वो न लौटा तो तुम गई रिमी। तुम गलती कर चुकी हो। रिमी ने होंठ भींच लिए। गोला का कहना है कि होटल या बाहर पार्कर के आदमी हैं और वो हम पर नजर रख रहे हैं, जावेद ने कहा। हम अब और भी सतर्क रहेंगे, परंतु बात तो तब बने जब देवराज चौहान लौट आए। रिम्मी परेशान सी हो गई थी। अगला दृश्य। गोपाल नाले कुर्सी पर बैठा कंप्यूटर स्क्रीन पर नजरें टिकाए था।
स्क्रीन पर एक चमकता बिंदु नजर आ रहा था। वो बिंदु जहां भी पहुंचता, उस जगह का लिखा नाम स्क्रीन पर आ जाता था। वो बिंदु वो डिवाइस था जो देवराज चौहान के कंधे में फिट था। देवराज चौहान की पल पल की खबर दे रही थी वो डिवाइस कि वो किस इलाके में है। रात के 12 बजने पर भी नाले की आंखों में नींद नहीं थी। नाले को यहां बैठे 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया था। तभी नाले को नागरे का फोन आया। वो किधर है? नागरे ने पूछा। मेरे ख्याल में वो किसी गाड़ी में बैठा कहीं जा रहा है, नाले बोला। उसके पहुंचने की जगह हर 5 मिनट बाद बदल रही है। होटल के बाद बाहर 2 आदमियों को मारने के बाद वो किसी गाड़ी में सवार हो गया था। क्या लगता है वो मुगल बादशाह की दौलत की तरफ जा रहा है? अभी पता नहीं। कुछ देर पहले मेरे आदमी ने फोन करके बताया कि देवराज चौहान ने जिन 2 आदमियों को शूट किया वो टोनी पार्कर के आदमी थे, नाले ने फोन पर कहा। तो टोनी पार्कर की निगाह देवराज चौहान पर है? नागरिक की आवाज कानों में पड़ी। क्यों ना होगी, आखिर वो भी तो मुगलों की दौलत का हिस्सेदार बन चुका है। मोहनदासा की बेवकूफी से ऐसा ही। पार्कर का अभी तक मुझे फोन नहीं आया। मैंने उसे 15 दिन बात करने को मना किया। पार्कर बहुत समझदार है, नाले स्क्रीन पर निगाहें टिकाए बोला। वो कभी भी कोई चाल खेल। मैं बैठा हूं उसकी चाल का जवाब देने वाला, नागरे ने कड़वे स्वर में कहा। चंकी ने त्रेहन को खत्म कर दिया है। जल्दी ही वो मोहम्मद खान या पार्कर का निशाना लेगा। पार्कर की काली दुनिया खत्म हो सकती है कभी भी। मुगलों की दौलत मेरे हाथ लगते ही मैं सिंथेटिक आदमियों की फौज खड़ी कर लूंगा जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर तरफ मेरी ही चलेगी। मेरी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। जी। तुम थक गए हो तो अपनी जगह सूरज को बिठा दो, उसे सब समझा देना। अभी तो मैं ही कंप्यूटर स्क्रीन पर ध्यान दूंगा। मुझे इस काम में मजा आ रहा है। अगला दृश्य। होठ भींचे देवराज चौहान की निगाह एक्सरे पर थी। देवराज चौहान ने ऐसे नर्सिंग होम की तलाश की थी जिसकी अपनी एक्सरे मशीन हो, और दोनों कंधों का उसने एक्सरे कराया। बाएं कंधे में डिवाइस फिट एक्सरे में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। डिवाइस पर निगाह पड़ते ही उसके चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए थे। तो रिम्मी का कहना सही था। मोहनदासा की खबर ठीक थी। देवराज चौहान ने पास खड़े एक्सरे खींचने वाले व्यक्ति से कहा, एक्सरे को नष्ट कर दो। पर साहब, आपने 1000 रुपए देने को कहा था, वो तो दीजिए, वो व्यक्ति बोला। देवराज चौहान ने 1000 रुपए निकाल कर उसे दिए। एक्सरे मेरे सामने नष्ट करो। पर ये आपके कंधे में क्या फिट कर रखा है? तुम्हें 1000 रुपया मिल गया, तुम अपना काम करो। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान के सामने ही वो एक्सरे नष्ट कर दिया। देवराज चौहान नर्सिंग होम से बाहर निकला, पैदल ही आगे बढ़ गया। उसकी नजर अंधेरे में हर तरफ जा रही थी कि कोई उस पर नजर न रख रहा हो, परंतु ऐसा कोई नहीं दिखा। देवराज चौहान मुख्य सड़क पर आया और थोड़ी कोशिश करने के बाद ही उसे टैक्सी मिल गई। किसी साधारण होटल में ले चलो मुझे, देवराज चौहान ने टैक्सी में बैठते हुए कहा। कितना साधारण? टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी आगे बढ़ाते हुए कहा। मटुंगा चलो, वहां का ग्रीन होटल देखा है जो बीकानेर स्वीट्स के पास है, वही। टैक्सी मध्यम गति से आगे बढ़ने लगी। 12 से ऊपर का वक्त हो रहा था। देवराज चौहान इस बारे में सतर्क था कि कोई पीछा न कर रहा हो, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं लगा। आधे घंटे में ही मटुंगा के ग्रीन होटल के बाहर उसने टैक्सी छोड़ी और भीतर प्रवेश करके होटल की लॉबी में पहुंचा। वहां के पब्लिक फोन से रिमी को फोन किया। हेलो। फौरन ही रिमी की आवाज कानों में पड़ी। मैं हूं, देवराज चौहान। रिमी की गहरी सांस लेने की आवाज आई। क्या बात है? मैं चिंता में थी कि तुम ना लौटे या फोन न करो। मुझे भूल जाओ। तुम्हारी बात ठीक निकली। चिप वाली बात? हाँ। मेरे बाएं कंधे में डिवाइस फिट कर रखी है। मैंने एक्सरे में देखा। दासा की खबर गलत नहीं हो सकती। रिम्मी की आवाज कानों में पड़ी। अब दासा क्या चाहता है? मेरे ख्याल में अभी वो मुझे बहुत कुछ कहना चाहता होगा। बेहतर होगा कि तुम सीधे उससे बात कर लो। अभी मैं दासा से बात करने की जरूरत नहीं समझता। जो कहना है तुम कहो। एक बात मुझे बाद में पता चली। कहो। टोनी पार्कर का नाम सुना? सुन रखा। टोनी पार्कर का नाम सुना? सुना है। वो भी इस मामले में है। तुमने जिन 2 आदमियों को शूट किया
वो पार्कर के आदमी थे। मतलब कि टोनी पार्कर के आदमी मुझ पर नजर रख रहे थे? हाँ, तुम्हारे हाथों मरने वाले दोनों आदमी टोनी पार्कर के थे, परंतु मैं उन्हें नागरे के आदमी समझ रही थी। टोनी पार्कर इस मामले में कैसे आया? दासा की बेवकूफी की वजह से। ये बात दासा खुद कहता है। उसे इस बात का अफसोस है। पूरी बात बताओ। हम मिलकर बात हम मिलकर नहीं बात कर सकते? और भी कई बातें करनी है। कुछ सोच के पश्चात देवराज चौहान ने कहा, माटुंगा के ग्रीन होटल में आ जाओ, बीकानेर स्वीट्स के पास है। मैं इसी होटल में ठहरा हूँ, परंतु हमारी मुलाकात कल सुबह होगी। मैं सोने जा रहा हूँ। तुम्हारे कंधे में डिवाइस रूपी बम फिट है, ये जानकर तुम्हें नींद आ जाएगी। नींद लेने के बाद मैं इस बारे में अच्छी तरह से सोच पाऊंगा। तुम मैं सुबह तक होटल पहुंचूंगी और कमरा ले लूंगी। अभी मैं पहले वाले होटल में हूँ और यहाँ आसपास तुम्हारे इंतजार में पार्कर के आदमी मौजूद हैं। ये बात बसंत गोला ने बताई। मैं तुम्हें ग्रीन होटल में मिलूंगा। देवराज चौहान ने कहकर रिसीवर रखा और रिसेप्शन पर जाकर उसने कमरा बुक कराया और अपने कमरे में पहुंच गया। रिम्मी के होठों पर विजेता भरी मुस्कान थी। जावेद उसे देख रहा था। मैच जीत गई जावेद। रिम्मी जेब में फोन रखती कह उठी। उसने मुझे बताया कि वो कहाँ ठहरा है और अब आगे क्या बात करना चाहता है। उसने एक्सरे कराकर देख लिया है कि कंधे में डिवाइस फिट है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना दासा तुम्हें छोड़ता नहीं। वो बात अब खत्म हो गई, रिमी बोली। मैं यहाँ से सीधे अपने फ्लैट पर जा रही हूँ। बाकी की रात वहीं पर रहूंगी। अगर पार्कर का कोई आदमी मेरे पीछे आता है तो 1-2 घंटे में उसे तसल्ली हो जाए कि मैं किसी चक्कर में नहीं हूँ। सुबह मैं देवराज चौहान के पास जाऊंगी। देवराज चौहान कहाँ है? अभी तुम्हें नहीं बताऊंगी, सुबह मुझे फोन करके पूछ लेना। मैं अभी तुम्हें क्यों ना मैं अभी क्यों ना तुम्हारे साथ? इस तरह हम दोनों को होटल से जाते देख पार्कर के आदमी को शक हो सकता है कि बात कुछ है। हमें एक एक करके ही होटल छोड़ना होगा। मुझे अपने फ्लैट पर जाते देख वो निश्चिंत हो जाएंगे और उनका ध्यान वापस तुम पर आ टिकेगा कि तुम यहीं पर मौजूद हो। ये बात है तो मैं सुबह तुम तक कैसे पहुंचूंगा? पार्कर के आदमी मुझ पर नजर रख, ये तुम जानो। अगर वो तुम्हारे पीछे हों तो अपने घर जाकर आराम करना। तो पार्कर के आदमी क्या सोचेंगे हमारी हरकतें देखकर? वो शायद ये सोचें कि देवराज चांद हमारे हाथों से निकल गया है और हम हताश होकर अपने घर जा बैठे हैं। वो क्या सोचते हैं तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं, रिमी बोली। मैं चलती हूँ। गोला को सारी बात बता दो कि यह काम तुम करो, कहकर रिमी दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। अगला दृश्य। सूरज कंप्यूटर पर बैठा था और स्क्रीन पर चमकीला बिंदु दिखाई दे रहा था और स्क्रीन पर माटुंगा लिखा नजर आ रहा था। गोपाल नाले पास ही खड़ा था। रात के 3 बज रहे थे। 2 घंटे से देवराज चौहान एक ही जगह पर है, गोपाल नाले ने कहा। चेक करो कि देवराज चौहान कहाँ है। सूरज ने सिर हिलाया और उसकी उंगलियां कीबोर्ड और माउस से खेलने लगी। मिनट भर बाद ही स्क्रीन पर माटुंगा का नक्शा नजर आने लगा और चमकीला बिंदु उस जगह पर स्थित हो गया जहां ग्रीन होटल लिखा हुआ था। तो देवराज चौहान ने होटल बदल लिया, नाले कह उठा। ऐसा करना उसके लिए जरूरी था क्योंकि पहले वाले होटल के बाहर वो पार करके 2 आदमियों को शूट कर चुका है। सूरज। हाँ। तुम इस प्रकार देवराज चौहान की निगरानी फौरन करते रहो। मैं 4-5 घंटों की नींद ले लेता हूँ, नाले ने कहा। ठीक है, सूरज बोला। अगर नींद ने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें उठा दूंगा। गोपाल नाले बाहर निकल गया। कुछ देर बाद सूरज ने जेब से फोन निकाला और मोहन दासा का नंबर मिलाने लगा ताकि देवराज चौहान के बारे में उसे सारी खबर दे सके। चंकी ने कार के स्टीयरिंग में कोहनी फंसाई और होंठों के बीच फंसी सिगरेट सुलगाकर स्टीयरिंग को ठीक तरह से थामा और कश लेने के पश्चात अपने बंदर जैसे कानों को मसला। दिन के 11 बज रहे थे। सड़कों पर भरपूर ट्रैफिक था। चंकी कार में मोहम्मद खान की कार का पीछा कर रहा था। 40 मिनट से वो इस काम में व्यस्त था। मोहम्मद खान के साथ 3 लोग और भी कार में थे। इस बारे में चंकी पूरी सावधानी बरत रहा था कि मोहम्मद खान को पीछा होने का एहसास न हो। हालांकि भीड़ में कई बार मोहम्मद खान की कार निगाहों से ओझल हो गई थी, परंतु चंकी ने उन्हें पुनः पा लिया था। सुबह 8 बजे चंकी ने मोहम्मद खान के बारे में जान लिया था कि वो किस ठिकाने पर है। फिर वहां पहुंचकर मोहम्मद खान के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा।
इस प्रकार उसने मोहम्मद खान को पाया था। चंकी को किसी ऐसे मौके की तलाश थी कि वो मोहम्मद खान का निशाना ले सके, परंतु भीड़ भरे वाहनों में फंसी सड़क पर यह बात आसान नहीं थी। चंकी का ये तीसरा दिन था मोहम्मद खान का पीछा करने का। हर रोज वो कहीं न कहीं मोहम्मद खान को ढूंढता और उसके पीछे लगकर मौके की तलाश करता, परंतु निशाना लेने का मौका अभी तक चंकी को मिला नहीं था। फिर चंकी का मोबाइल बजने लगा। सामने नजर रखते हुए उसने फोन कान से लगाया। हाँ, एक ही पर बस कर दी तूने। मोहन दासा की आवाज कान में पड़ी। रेहन को मारा और लंबी तान कर सो गया। आगे का काम भूल गया क्या? इस तरह तो एडवांस लिया 12,000, 12 करोड़ हजम नहीं होगा। मैं मेहनत का पैसा लेता हूँ, वही मुझे हजम होता है। पार्कर को कब साफ करेगा? इस वक्त मैं मोहम्मद खान के पीछे लगा हूं, वो आगे वाली कार में जा रहा है, चंकी बोला। दासा के गहरी सांस लेने की आवाज आई, फिर शब्द कानों में पड़े। तो अब तू मोहम्मद खान को मारेगा, फिर पार्कर को? हाँ, ये लंबा काम हो। मोहम्मद खान को मारते ही कामों को संभालने के लिए टोनी पार्कर को फील्ड में आना होगा, तब वो भी मरेगा। मतलब कि तेरे को अब नहीं पता कि पार्कर कहाँ है। उसका ठीक से पता नहीं चलता कि वो कहाँ पर होगा। कई ठिकाने बना रखे हैं उसने। वो नजरों के सामने से चिकनी मछली की तरह फिसल जाता है। अपनी सुरक्षा को लेकर होशियार रहता है वो। तभी तो ये मामला 20 करोड़ में तेरे हवाले किया। तेरे को पार्कर के बारे में खबर हो तो बता मुझे। मेरे पास फुर्सत नहीं इस तरफ ध्यान देने की, और बहुत लफड़े हैं। जल्दी काम निपटा। चंकी ने फोन बंद किया और बगल की सीट पर रख दिया। कुछ देर बाद मोहम्मद खान की कार एक इलाके में सड़क के किनारे बने अनाज के गोदाम के भीतर प्रवेश कर गई। चंकी ने कार को रोका नहीं, आगे लेता चला गया। वो कार आगे निकल गई। कार में बैठा एक आदमी कह उठा। कार में कौन था? मोहम्मद खान ने पूछा। एक ही आदमी था, उसका चेहरा ठीक से दिखा नहीं। शायद वो हमारे पीछे ना हो। वो कार हमारे पीछे थी, मोहम्मद खान ने दृढ़ स्वर में कहा। जब से हम वहां से चले तभी वो कार पीछे लग गई थी। समझ में नहीं आता कि वो कौन था और क्यों पीछा कर रहा था। वो त्रेहन का हत्यारा हो सकता है। कार गोदाम के भीतर एक तरफ रुक गई। वो कोई भी हो सकता है, मोहम्मद खान ने स्वर में कहा। मोहम्मद खान ने सख्त स्वर में कहा। फिर तो हमें उसे पकड़ लेना चाहिए था। तुम तीनों बाहर जाकर देखो, कहीं वो कार मेरे बाहर निकलने का इंतजार में रुकी तो नहीं खड़ी। वो तीनों कार से निकले और गोदाम के बाहर की तरफ बढ़ गए। मोहम्मद खान के चेहरे पर सोच के भाव ठहरे हुए थे। फोन बजा तो मोहम्मद खान ने बात की। दूसरी तरफ टोनी पार्कर था। जितेन ने बताया कि देवराज चौहान हाथों से निकल गया। वो रात को होटल वापस नहीं लौटा। पार्कर साहब, वो होटल वापस नहीं लौटेगा क्योंकि होटल के बाहर उसने 2 आदमियों को शूट किया है। उसका वापस आने का सवाल ही नहीं उठता। यह बात मैंने जितेन को पहले ही कह दी थी। जितेन ने मुझे बताया कि उसी होटल में दासा के आदमी जावेद के साथ रिमी नाम की लड़की। रिमी? जानता हूं उसे। वो दासा के लिए काम करती है। मोहम्मद खान कह उठा। रात 12 बजे रिमी जावेद के कमरे से निकली और चली गई, यानी कि वो दोनों देवराज चौहान पर नजर रख रहे थे। तब तक तुम्हारे भेजे आदमी वहां पहुंच चुके थे और जितेन के कहने पर एक रिम्मी के पीछे गया। रिम्मी वहां से सीधा अपने फ्लैट पर गई और फिर बाहर नहीं निकली। जितेन को ये खबर मिली तो उसने एक और आदमी वहां भेज दिया। वो दोनों रिम्मी पर नजर रखते रहे, रात भर उसके फ्लैट के बाहर रहे। जितेन को पता था कि रिम्मी जावेद जरूर किसी तरह जावेद देवराज चौहान को ढूंढ लेंगे। उधर सुबह होने पर जावेद ने भी होटल छोड़ दिया और वहां से सीधा अपने घर चला गया। ये बात अजीब रही कि देवराज चौहान के जाने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। जितेन ने अपना एक आदमी जावेद के पीछे लगा दिया। वो अब जावेद के घर की निगरानी कर रहा है। मतलब कि कोई फायदा नहीं हुआ। जितेन ने बताया कि सुबह 10 बजे रिमी अपने फ्लैट से निकली और एक मोबाइल शॉप पर गई। वहां से उसने एक मोबाइल खरीदा, उसमें नया नंबर डलवाया, फिर वो ग्रीन होटल माटुंगा पहुंच गई। ग्रीन होटल? क्यों? पता नहीं। जब जितेन को ये खबर मिली तो वो भी वहां पहुंच गया। अब वो ग्रीन होटल की निगरानी कर रहा है। रिमी वहां से बाहर नहीं निकली। जितेन को शक है कि देवराज चौहान वहां हो सकता है। तो रिमी वहां देवराज चौहान से मिलने गई हो सकती है। अभी पक्का नहीं पता।
परंतु ये तो जाहिर है कि रिम्मी और जावेद देवराज चौहान पर ही काम कर रहे हैं। मोहनदासा हर हालत में देवराज चौहान पर नजर रखना चाहेगा, क्योंकि देवराज चौहान को पता है कि मुगलों की दौलत तक कैसे पहुंचा जा सकता है। साथ ही वो ये भी जानना चाहता होगा कि देवराज चौहान को खुला छोड़कर नागरे आखिर करना क्या चाहता है। वो देवराज चौहान को छोड़ने वाला नहीं। तुम रिम्मी से बात करो। क्या मतलब? उसे नोट देकर अपनी तरफ कर लो। इस तरह हमारे आदमियों को कम मेहनत करनी पड़ेगी और देवराज चौहान के बारे में जानकारी। रिम्मी मोहनदासा की पुरानी साथी है। शायद वो दासा से गद्दारी करने को तैयार ना हो। तुम कोशिश करो, कीमत बढ़ा दो। इस बारे में मैं जितेन से बात करता हूँ। बातचीत खत्म हो गई। मोहम्मद खान ने जितेन का नंबर मिलाकर उससे बात की। पारकर साहब ने मुझे सारी बात बताई, मोहम्मद खान बोला। तुम मैंने अभी होटल जाकर पता किया, रिम्मी ने वहां कमरा लिया है। जितेन की आवाज कानों में पड़ी। ये जरूर देवराज चौहान का चक्कर होगा। मेरा भी यही ख्याल है। देवराज चौहान भी ग्रीन होटल में है। मैंने होटल का रजिस्टर देखा। वहां देवराज चौहान नाम का कोई आदमी नहीं ठहरा। वो नाम बदल कर ठहरा होगा। मैंने पता किया कि कल रात वहां कौन ठहरा। रात सिर्फ सुरेंद्रपाल नाम का आदमी ही होटल में आकर ठहरा। वो देवराज चौहान हो सकता है। मैंने उसका हुलिया जानना चाहा, परंतु तभी रिसेप्शन पर दो और कर्मचारी आ गए और मुझे वहां से हटना पड़ा। तुम होटल के बाहर रहकर नजर रखो। जो होगा पता चल जाएगा। मेरे ख्याल में रिम्मी और देवराज चौहान का फोन पर संपर्क हुआ। तभी वो रिम्मी ग्रीन होटल पहुंची। अगर वहां देवराज चौहान भी है तो उनमें बातचीत होती होगी। तुम्हारा मतलब कि देवराज चौहान दासा के साथ मिलने जा रहा है? मोहम्मद खान बोला। ऐसा हो सकता है। और वो दासा से क्यों मिलेगा? सिक्का तो नागरे के पास है। ये बातें मैं नहीं जानता। जितेन, मोहम्मद खान ने कहा, तुम रिम्मी से बात करो। उसे अपनी तरफ कर लो। रिम्मी दासा की वफादार है। जितेन की आवाज कानों में पड़ी। पता है, पर हो सकता है कि नोट देखकर वो हमारी वफादार हो जाए। कितने नोट? 10-20 लाख, जितने मांगे। मुझे फोन करना, मैं भिजवा दूंगा। तुम रिम्मी से बात करो। जितेन का जवाब नहीं आया। क्या हुआ? बात कर लेता हूँ रिम्मी से, पर वो शायद ही माने। कोशिश करो उसे तैयार करने की, कहकर मोहम्मद खान ने फोन बंद कर दिया। अगला सीन। रिमी ग्रीन होटल में कमरा ले चुकी थी। वेटर को उसने कॉफी के लिए कह दिया था। उसके बाद उसने जावेद को फोन किया। 2-3 बार की चेष्टा के बाद जावेद ने फोन पिक कर लिया। हेलो। उसकी नींद भरी आवाज कानों में पड़ी। नींद में हो? तुम कहाँ हो? उधर से जावेद ने पूछा। ग्रीन होटल में। ओह, देवराज चांद से मिली? अभी नहीं, पर मैंने पता कर लिया है कि वो किस कमरे में है। जब तुम वहां पहुंची तो कोई तुम्हारा पीछे तो नहीं कर रहा था? मैंने इस बारे में ध्यान नहीं दिया। तुम्हें ध्यान देना चाहिए था। रात अगर पार्कर के आदमी होटल से हमारे पीछे लगे होंगे तो हमें अपने अपने घर जाते देखकर चले गए होंगे। मैं नहा धोकर तुम्हारे पास पहुंचता हूँ। आ जाओ, कहकर रिम्मी ने फोन बंद किया कि तभी पुनः फोन बजा। दूसरी तरफ बसंत गोला था। देवराज चांद से मिली? गोला ने उधर से पूछा। अभी ग्रीन होटल पहुंची हूँ, कुछ देर में मिलूंगे। वो वहीं है? हाँ, सुरेंद्र पाल के नाम से ठहरा है। मैंने रिसेप्शन से पता कर लिया है। तुमने समझदारी से काम लेना है रिम्मी। देवराज चांद को अच्छे ढंग से शीशे में उतारो। वही कर रही हूँ। अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। मुझे आशा नहीं थी कि देवराज चांद वापस लौटेगा, परंतु उसने तुम्हें फोन कर दिया। मैं आगे भी उसे संभाल लूंगी। उससे मिलने के बाद मुझे फौरन फोन करके बताना कि क्या हुआ। इसके बाद फोन बंद हो गया। तभी वेटर वहां कॉफी रख गया। रिम्मी ने कॉफी का घूंट भरा। चेहरे पर सोचे नाच रही थी। कॉफी समाप्त होने तक वो ये सोचती रही, फिर मोबाइल निकालकर नंबर मिलाने लगी। वेटर के जाने के बाद कमरे का दरवाजा खुला ही था। दूसरी तरफ बेल जाने लगी थी। फिर आवाज आई। कौन? कुंदा को फोन दो। उसका फोन तूने क्यों रखा? रिम्मी धीमे स्वर में कह उठी। तू कौन? तेरी माँ। बहुत तीखी है तू, पर है कौन? ये तेरे को तेरा बाप कुंदा मालवीय बताएगा। चल उसे फोन दे। कुछ पल की खामोशी के बाद एक नई आवाज कानों में पड़ी। हेलो।
रिम्मी के चेहरे पर मुस्कान नाच उठी। कैसा है? रिम्मी, उधर से आवाज में ढीलापन आ गया। बहुत दिनों बाद फोन मारा। सोचा तेरे से बात कर लूं। तेरी आवाज सुनने का दिल था। रिम्मी ने आवाज आहिस्ता करी। मेरे को बोल, अभी तेरे पास पहुंचता है। काम धंधा नहीं है तेरे पास? इधर बहुत टेंशन है रिम्मी, पुलिस की मारामारी, लफड़े पे लफड़ा। काम धंधे में मजा नहीं रहा मुंबई में। सुबह 10 करोड़ का माल पुलिस ने पकड़ लिया। 2 करोड़ देकर छुड़ाया। सारा प्रॉफिट खत्म। मन तो करता है कि दुबई जाकर भाई के साथ धंधा करने लगूं। इधर मन नहीं लगता। कोई लड़की देखी? छोकरी तो मेरे को एक तू ही फिट है। बोल, सब कुछ छोड़ के दुबई चलेगी मेरे साथ? तेरी नौकरानी बनने के लिए साथ चलूं? रानी बनाकर रखूंगा। शादी करूंगा दुबई में तेरे से। अपनी शादी में भाई भी होगा। मैं तेरे को अच्छी लगती हूँ? एक तू ही तो फिट बैठती है अपन से। हम दोनों लफड़े वाली जिंदगी छोड़ के मजे के जीवन बिताएंगे। खर्चा पानी तो चाहिए जिंदगी का। इतना तो है ही। बोल, क्या कहती तू? मेरे से सच्चा प्यार करता है? सच्चा झूठा अपन का को नहीं पता। अपन तेरे से प्यार करता है। तेरे साथ जिंदगी बिताने को राजी। बोल अब, चलती दुबई? रानी बना के रखेगा। अभी आ जा मेरे पास। आराम से फैसला करते हैं। रिमी के चेहरे पर गंभीरता के भाव आ गए। जरूर चलूंगी। तू भी मुझे अच्छा लगता है। रिमी धीमे स्वर में बोली। पहले नोट तैयार कर ले। इतना है, अपनी जिंदगी कट जाएगी दुबई में। मैं दासा के एक मामले में फंसी हूँ, जो कि मुगल बादशाह की छुपी दौलत से वास्ता रखता है। सच रिमी? हाँ। अगर हम कोशिश करें तो शायद मुगल बादशाह की दौलत को पा लें। वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया। आसान नहीं है ये मामला। रिमी धीमे स्वर में बोली। इस मामले में मोहन दासा के अलावा नागरे केलेवाला और टोनी पार्कर भी हैं। और डकैती मास्टर देवराज चौहान भी है। तो फिर अपन के पल्ले क्या आएगा? सब बड़े नाम तो तूने ले डाले। परंतु हम मुगल बादशाह की दौलत तक पहुंच सकते हैं। देवराज चौहान के अलावा और कोई नहीं जानता कि उस दौलत तक कैसे पहुंचना है। और देवराज चौहान को दासा की तरफ से मैं संभाल रही हूँ। तू मेरे से मिल जाए इस मामले में। मौका लगा तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। कुंदा मालवीय की आवाज नहीं आई। क्या सोचने लगा? कितने परसेंट चांस है माल मिलने का? 50% से ज्यादा। उसके बाद तू मेरे साथ दुबई चलेगी, मेरी वाइफ बनकर? पक्का चलूंगी। हम शादी करके ही दुबई चलेंगे। पर यह मामला खतरनाक लगता है। सब पड़े हैं इसमें। तू फिक्र नहीं कर। मेरे से ज्यादा इस मामले की जानकारी किसी को नहीं। मोहन दासा मोहन दासा का मुख्य मोहरा मैं हूँ। वो भी उतना ही जानेगा जितना मैं उसे बताऊंगी। समझा? तू किधर है? देवराज चांद किधर है? माटुंगा के ग्रीन होटल में। एक ही कमरे में? अलग अलग कमरों में। काम के सिलसिले में अभी मेरा देवराज चांद से मिलना होगा। मेरे को सारी बात बता के क्या लफड़ा है। रिमी धीमे से सारी बात बताने लगी। 10 मिनट तक बताती रही। बात खत्म होने से पहले उधर से कुंदा मालवीय ने कुछ नहीं कहा। सुना? रिमी सारी बात बताकर बोली। समझा। अब इस मामले पर है कि देवराज चौहान आगे क्या करता है। कुंदा मालवीय की आवाज कानों में पड़ी। वो आजकल में पता चल जाएगा। ठीक है, तू मामले पे लगी रह। मुझे बताती रह। मैं तेरे साथ हूँ। तेरे को हर वक्त तैयार रहना है। पता नहीं कब क्या हो जाए। रिमी बोली। मैं तैयार हूँ। तू मेरे को फोन करती रहना। मैं भी तेरे को बरोबर फोन करूंगा। बात खत्म हुई तो रिमी ने मोबाइल रखा और इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर रिसेप्शन पर बोली। रूम नंबर 16 से मेरी बात कराइए। होल्ड कीजिए। चंद पलों में ही रिमी के कानों में इंटरकॉम का बजर बजने का स्वर पड़ा। फिर बजर बंद हुआ और देवराज चौहान का नींद भरा सर सुनाई दिया। हेलो। अभी तक सो रहे हो? तुम्हारे कंधे में डिवाइस रूपी बम है। ऐसे में तुम मजे से कैसे सो सकते हो? तुम। दिन के 12 बज रहे हैं देवराज चौहान। रिमी बोली। मैं इसी होटल में 11 नंबर कमरे में हूँ। आऊं क्या? आधे घंटे बाद आना। कहने के साथ ही उधर से देवराज चौहान ने रिसीवर रख दिया। रिमी ने रिसीवर रखा और दरवाजा बंद करने के लिए आगे बढ़ी कि दरवाजे पर ठिठुक गई।
आंखें सिकुड़ी। सामने से जितेन आ रहा था। रिमी जितेन को पार्कर के आदमी के तौर पर जानती थी और पता था कि जितेन खतरनाक है, जबकि देखने में वो ऐसा व्यक्ति लगता था जो मुंबई में फिल्मों में काम पाने की कोशिश कर रहा हो। जितेन पास आया, ठिठका, मुस्कुराया। रिमी उसे देखती रही, चौखट पर खड़ी रही। पार्कर साहब ने तुम्हें सलाम भेजा है, जितेन बोला। मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा नाम जितेन है, रिमी बोली। पर तुम यहां तक कैसे आ पहुंचे? मेरे आदमी तुम पर रात से ही नजर रख रहे हैं, जितेन बोला। ओह, तो पार्कर ने मेरे लिए सलाम के साथ क्या भेजा है? रिमी की आंखें सिकुड़ी। 10-20 लाख, जो तुम चाहो, अभी दे दिया जाएगा। पार्कर साहब चाहते हैं कि तुम इस प्रकार दासा के लिए काम करती रहो और देवराज चौहान के बारे में खबरें उन्हें दो। मैं मोहन दासा से गद्दारी नहीं कर सकती, रिमी ने सपाट स्वर में कहा। पार्कर साहब रकम बढ़ाना चाहते हैं, जितनी रकम तुम चाहो। अभी मैं पार्कर साहब के लिए काम नहीं कर सकती, दासा से मैं संतुष्ट हूं। पैसा कमाने का खूबसूरत मौका तुम छोड़ रही हो, जितेन कह उठा। दासा मुझे बहुत पैसे देता है। रकम 50 लाख तक पहुंच सकती है और 1 घंटे में मिल जाएगी। सॉरी, मैं दासा से गद्दारी नहीं करूंगी, रिम्मी ने कहा और दरवाजा बंद कर लिया, परंतु दरवाजे के पास ही खड़ी रही। चंद पलों बाद उसने कदमों की आहटें टूट जाने की आवाज सुनी। रिमी वहां से हटी और वापस कुर्सी पर आ बैठी। सेंटर टेबल पर रखा मोबाइल उठा लिया। चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। उसने बसंत गोला को फोन किया। देवराज चौहान से बात हुई? टूटते ही गोला का स्वर कानों में पड़ा। आधे घंटे बाद उसने मिलने को कहा है। तुम ग्रीन होटल में ही हो? हाँ, अभी मेरे पास जितेन आया था, टोनी पार्कर का आदमी। वो मुझे 50 लाख देने को कह रहा था। वो चाहता था कि देवराज चौहान के साथ जो बातें मैं कर रही हूँ वो उसे बताती रहूं। कमीना साला। कौन? टोनी पार्कर। ये तो आने वाले वक्त में हमारे लिए मुसीबत खड़ी करेगा, गोला ने उधर से उखड़े स्वर में कहा। जो बात हुई मैंने तुम्हें बता दी, बाकी तुम जानो। तू देवराज चांद से बात करके बताना कि वो तैयार हुआ कि नहीं। फोन करूंगी। तो टोनी पार्कर के आदमी ग्रीन होटल तक भी पहुंच चुके हैं? हाँ, पंगा खड़ा हो जाएगा। मैं दासा साहब से बात करता हूँ। इसके साथ ही फोन बंद हो गया। अगला सीन। वो 55-57 की उम्र का होगा। सिर के बाल सफेद काले थे। 4-5 दिनों की शेव बड़ी नजर आ रही थी। सामान्य कद काठी का था वो। कमीज पैंट पहन रखी थी और पैरों में स्पोर्ट्स शूज थे। मस्त सा दिखता था वो, जिसे दुनिया की बातों से कोई मतलब ना हो, परंतु उसे हर बात से मतलब था। वो इस वक्त ग्रीन होटल के सामने सड़क पर, फुटपाथ पर, पेड़ के नीचे बने सीमेंट के चबूतरे पर बैठा था और होंठों में माचिस की तिल्ली फंसा रखी थी, जिसे वो दांतों से बराबर चबा रहा था। उसकी पैनी नजरें चारों तरफ जा रही थी। जितेन और उसके दो आदमी उसकी नजर में थे। 10 मिनट पहले उसने जितेन को होटल में जाते देखा था, फिर बाहर आते देखा। रिमी जब होटल में गई तब भी वो बाहर ही था। जितेन ग्रीन होटल से बाहर आया तो उसने मोबाइल निकाला और ग्रीन होटल के नंबर को मिलाकर उसे कान से लगा लिया। जितेन अलग कार में जा बैठा, जो सड़क के किनारे खड़ी थी। उसके दो आदमी अलग कार में बैठे थे। यस, ग्रीन होटल। उस व्यक्ति के कानों में आवाज पड़ी। 16 नंबर कमरे में ठहरे मिस्टर सुरेंद्र पाल से मेरी बात कराइए सर, वो मधुर स्वर में बोला। होल्ड कीजिए। चंद पलों बाद ही उसके कानों में देवराज चौहान की आवाज पड़ी। हेलो डॉन जी, उसने शांत स्वर में कहा। उधर से देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। तुम देवराज चौहान ही हो ना? मैं डकैती करने वाला हूँ, डॉन नहीं। देवराज चौहान की आवाज कानों में पड़ी। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें डॉन जी ही कहूंगा, तुम ऐतराज मत करना, उसने कहा। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मेरा नाम तुम कुछ भी रख लो, जो तुम्हें पसंद हो। स्वर शांत था उसका। मतलब कि तुम अपना नाम नहीं बताने वाले, चाहते क्या हो? तुम तब से मेरी नजर में हो जब से नागरे ने तुम्हें छोड़ा है। तब से ही?
हाँ, तब से। वो बोला, हो कौन तुम? ये जानने की जरूरत ही क्या है कि मैं कौन हूँ? वैसे भी हम बात कर सकते हैं। मुझे हैरानी है कि कोई कल से मेरे पीछे है और मैं उसे देख नहीं पाया। तुम झूठ बोल रहे हो। यकीन दिलाऊं? नागरिक की कैद से निकलने के बाद तुम पैदल मुख्य सड़क पर पहुंचे। वहां से कार में लिफ्ट ली, जिसने तुम्हें मुंबई के एक इलाके में छोड़ दिया। वहां से तुमने पब्लिक बूथ से फोन किया और खुद वहीं टहलने लगे। 2 ढाई घंटे इंतजार के बाद एक आदमी कार पर वहां पहुंचा। तुमने उससे कार ली, उसे वहीं छोड़ दिया और फिर एक होटल में जा ठहरे। रात 8 साढ़े 8 बजे तुम होटल से निकले और बाहर कार में बैठे 2 आदमियों को तुमने शूट कर दिया और वहां से निकल गए। फिर तुमने टैक्सी पकड़ी और नर्सिंग होमों के चक्कर काटने लगे। तीसरे नर्सिंग होम पर तुमने टैक्सी छोड़ दी और आधा घंटा नर्सिंग होम में रहे। फिर बाहर निकले और टैक्सी लेकर माटुंगा के इस ग्रीन होटल में पहुंचे जहां इस वक्त तुम हो। देवराज चौहान की आवाज नहीं आई। मैंने कुछ गलत कहा हो तो बता दो। सब कुछ ठीक ही कहा है। मुझे हैरानी है कि मैं तुम्हें देख क्यों नहीं पाया। मैंने इस बात का ध्यान रखा कि तुम मुझे ना देख सको। मैं सफल रहा। मुझसे क्या चाहते हो? तुम जानते हो, वो लड़की भी होटल में टिकी है जो कल वाले होटल में टिकी थी। और तुम पर नजर रख जानता हूँ। कुछ और लोग भी हैं डॉन जी, जो होटल के बाहर रहकर आने जाने वालों पर नजर रख रहे हैं। उनमें से वो एक वही आदमी है जो कल तुम्हारे लिए उसी होटल में ठहरा था। मेरे ख्याल से तुमने उसके उसी के साथियों को मारा है। वो नागरे के आदमी थे। नागरे के? साथ ही उसने इंकार में सिर हिलाया। नहीं, वो नागरे के आदमी नहीं थे। पक्का नागरे के ही? पक्का नागरे के नहीं थे? नहीं थे, वो किसी और के आदमी हैं। ने कहा। तुम कैसे कह सकते हो कि वो नागरे के आदमी नहीं थे? नागरे के आदमियों को मैं पहचानता हूँ। तो फिर वो किसके आदमी थे? ये मैं नहीं जानता। बात करते हुए उसने इंकार में सिर हिलाया। वो किसी के भी आदमी हो सकते हैं। तुमने ये सब मुझे बताकर क्या चाहते हो? कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम खामखा की मुसीबत में फंसो, इसलिए तुम्हें सतर्क कर रहा हूं। काम की बात करो कि तुम चाहते क्या हो। तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा कि इस जानकारी के बदले में मैं कुछ नहीं, तो तुम ये ड्रामेबाजी नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें आगे भी उन बातों की खबर करता रहूंगा जो तुम्हारे काम की होंगी। वो बोला। तुम अपने बारे में बताओ। डॉन जी, ऐसे सवाल क्यों पूछते हो जो मैं बताना नहीं चाहता और बताने की जरूरत भी नहीं समझता? बेहतर होगा कि तुम अपना मोबाइल नंबर दे दो। इससे दोबारा तुम्हें खबर देने में आसानी होगी। मेरे पास मोबाइल नहीं है, तो इंतजाम करके रखो। अगली बार मुझे बताना। इसमें तुम्हारा ही फायदा है डॉन जी। उसने शांत मीठे स्वर में कहा और फोन बंद करके जेब में रखा। उसकी नजर हर तरफ घूम रही थी। वो सतर्क था। परंतु देवराज चौहान रिसीवर रखने के बाद उलझन में था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे डॉन जी कहने वाला कौन हो सकता है। लेकिन ये तो स्पष्ट था कि ये जो भी है, किसी न किसी रूप में सिक्के से या मुगल बादशाह की दौलत से जुड़ा है। तभी तो इस मामले में दखल दे रहा है। उसकी बात पर अगर विश्वास किया जाए तो होटल के बाहर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि उसके लिए ही हैं। तभी डोर बेल बजी। देवराज चौहान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर मारी। रिम्मी आई होगी, ये सोचकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाजा खोला। सामने रिम्मी ही थी। रिम्मी मुस्कुराई, फिर बोली, मैं गलत वक्त पर तो नहीं आ गई? तुमने आधे घंटे बाद आने को कहा था। देवराज चौहान ने रिम्मी को भीतर आने का रास्ता दे दिया। उसके भीतर आने के बाद देवराज चौहान ने दरवाजा बंद कर दिया। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? रिम्मी ने कहा। बैठो, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगाकर कश लिया। रिम्मी कुर्सी पर जा बैठी। देवराज चौहान को देखा। कल मैंने जिन 2 लोगों को मारा वो किसके आदमी थे? देवराज चौहान ने पूछा। टोनी पार्कर के। जबकि तुमने मुझे कहा था कि वो नागरे के आदमी है। तब मुझे यही पता था, परंतु उनके मरने के बाद पता चला कि वो टोनी पार्कर के आदमी है। टोनी पार्कर भी मुगलों की दौलत पाना चाहता है। इतनी बड़ी दौलत को कौन नहीं पाना चाहेगा? रिमी मुस्कुराई। बाहर कुछ लोग यहाँ नजर रख रहे हैं। वो टोनी पार्कर के ही आदमी है। लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता चली? देवराज चौहान कुर्सी पर जा बैठा। रिमी की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर रही। तुम कुछ कहने आई हो?
हाँ, रिम्मी बोली। अब तक तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि मैंने जो कहा वो सच निकला। देवराज चौहान की नजरें रिम्मी पर टिकी रही। उस डिवाइस के जरिए नागरे तुम पर बराबर नजर रख रहा है कि तुम कहाँ कहाँ जा रहे हो। उसने तुम्हें इसलिए छोड़ा कि उसके पास तुम्हारे ऊपर नजर रखने का सोर्स था, यानी कि डिवाइस। परंतु तुम उस सिक्के के बिना कैसे मुगलों की दौलत तक पहुंच सकते हो? क्योंकि दासा कहता है कि ये बात सिक्के के बिना संभव नहीं, और सिक्का नागरे के पास है। देवराज चांद खामोश रहा। आला नुसरत को भी तुमने कहीं छिपा रखा है। ये बता सकती है कि कैसे मुगलों की दौलत तक पहुंचा जा सकता है। तुमने भी सब कुछ उसी से जाना है। खैर, इस वक्त सबसे जरूरी ये है कि तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकाली जाए। मोहनदासा चाहता है कि इस डिवाइस को निकालकर तुम नागरिक की कैद से पूरी तरह आजाद हो जाओ। दासा मेरी इतनी चिंता क्यों कर रहा है? वो तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे दोस्तों की तरह बात करना चाहता है। लेकिन वो चाहता है कि इससे पहले तुम्हें डिवाइस से मुक्ति दिला दी जाए, जो नागरे को तुम्हारे बारे में पल पल की खबर दे रही है कि तुम कहाँ कहाँ आ जा रहे हो। अगर नागरे को ये पता होता कि तुम डिवाइस के बारे में जान गए हो, तो वो तुम्हें फिर पकड़ मंगवा लेता। देवराज चौहान ने कश लिया, बोला, डिवाइस मैं भी निकलवा सकता हूँ। तुम जिन हालातों में फंसे हो, उनमें कच्ची तरह काम करोगे, जबकि दासा बढ़िया ढंग से तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकलवा देगा। इसके लिए तुम्हें किसी हॉस्पिटल नहीं जाना होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा। यानी नागरिक को पता नहीं चल सकेगा कि तुम क्या कर रहे हो। दासा एक वैन भेजेगा, तुम उस वैन में सवार हो जाओगे। वैन चलती रहेगी और उसमें मौजूद डॉक्टर 10 मिनट में तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकाल देगा। दासा और डॉक्टर की बात हो गई है। डॉक्टर कहता है कि ऐसी चीजें कंधे के ऊपरी हिस्से में ही रखी जाती हैं। उसे सिर्फ तुम्हारे कंधे का एक्सरे चाहिए, ताकि उसे पता चल सके कि कंधे के किस हिस्से में डिवाइस है। एक्सरे क्लिनिक में जाकर एक्सरे कराकर तुम 10 मिनट में वहां से बाहर आ सकते हो। कोई सोच भी नहीं सकेगा कि तुम क्या करके आए हो। रसीद मुझे दे देना। इस तरह उस कंधे का एक्सरे डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा जिसने ऑपरेशन करना है। ये बढ़िया ढंग है डिवाइस बाहर निकलवाने का। 15 मिनट बाद तुम्हें उस वैन से उतार दिया जाएगा, और इस तरह तुम नागरिक से आजाद हो जाओगे। देवराज चौहान ने रिम्मी को देखा। उसके बाद मैं मोहनदासा के चुंगल में फंस जाऊंगा? गलत मत सोचो। दासा मुगल बादशाह की दौलत चाहता है। वो तो हर कोई चाहता है। नागरे चाहता है, पारकर चाहता है। सिक्का नागरे के पास है, जबकि तुम जानते हो कि सिक्के के दम पर कैसे उस दौलत तक पहुंचा जा सकता है। ये तो तय है कि तुम अकेले दौलत तक नहीं पहुंच सकते। मजबूरी में या खुशी में, जैसे भी हो, किसी को तो अपने साथ मिलाना ही होगा। सिक्का नागरे के पास है, तुम भी नागरे के पास थे। क्या उसने तुम्हारे सामने किसी तरह की ऑफर नहीं रखी? देवराज चांद रिम्मी को देखता रहा। जवाब दो, रिम्मी बोली। तुम काफी चालाक हो, देवराज चांद बोला। दासा ने तुम्हें मेरे पास यूं ही नहीं भेजा। जवाब दो, नागरे ने तुम्हें जरूर कोई ऑफर दी होगी। हाँ। तो तुम माने क्यों नहीं? मुझे नागरे पसंद नहीं आया। ये तो कोई बात नहीं हुई कि वो तुम्हें पसंद नहीं आया। तुमने उसके साथ शादी तो करनी नहीं थी, दौलत तक पहुंचना था। उसके बाद तुम दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग हो जाते। मुझे नागरे या नागरे के ऑफर में कुछ भी पसंद नहीं आया। मैं इस बारे में ज्यादा नहीं पूछूंगी। बेहतर होगा कि कंधे का डिवाइस। उसके बाद दासा कहेगा कि मैं उससे मिल जाऊं, दौलत पाने के लिए। देवराज चौहान मुस्कुराया। वो बात की बात, बात की नहीं, वो भी अब की ही बात है। देवराज चौहान कह उठा। वो तुम्हें भेजकर मुझ पर यूं ही मेहरबानियां नहीं कर रहा। उसका असली मकसद मुगलों की दौलत पाना ही है। तुम्हें किसी के साथ तो मिलना ही होगा, रिमी गंभीर स्वर में बोली। फिर दासा क्यों नहीं? तुम्हें पता है मेरा साथी जगमोहन नागरे की कैद में है। हाँ, मुझे उसकी चिंता है। रिमी की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर थी। मैं बेशक नागरे की नजरों से दूर हो जाऊं, परंतु जगमोहन की वजह से मुझे फिर सामने आना पड़ सकता है। ऐसा करने के लिए नागरे मुझे मजबूर कर सकता है। देवराज चौहान बोला। इसलिए मैं जगमोहन को आजाद कराना चाहता हूँ। परंतु ऐसी कोई कोशिश तुमने अभी तक नहीं की, क्योंकि नागरे के वहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम हैं, और वो मुझ पर नजर रख रहा है। मैं उस जगह के पास भी नहीं फटक सकता। ऐसा हुआ तो उसे पता चल, फिर तो बेहतर होगा कि जगमोहन को कोई और छुड़ाए। रिमी गंभीर से कह उठी।
जो भी जगमोहन को आजाद कराएगा, मैं उसे ही इस काम में अपने साथ लूंगा। रिम्मी देवराज चौहान को देखने लगी। देवराज चौहान ने कश लिया। तुम ये बात मोहनदासा से कह सकती हो कि जगमोहन को, तुमने अभी कहा कि जो भी जगमोहन को नागरिक की कैद से आजाद कराएगा, उसे इस काम में साथ लोगे। हाँ, मेरे लिए जगमोहन दौलत से ज्यादा जरूरी है। छुड़ाने वाला बेशक दासा हो या कोई और, कोई भी हो, मुझे जगमोहन चाहिए। रिम्मी देवराज चौहान को देखने लगी। देवराज चौहान की निगाह भी रिम्मी के चेहरे पर टिक चुकी थी। तुम बहुत तेजी से कुछ नया सोच रही हो, देवराज चौहान बोला। कैसे जाना? तुम्हारे बीते 2 सवालों से यह बात जाहिर हुई। तुम तो मोहन दासा के लिए काम करती हो। जरूर करती हूँ, परंतु दौलत पाने को तो मैं भी सोच सकती हूँ। रिम्मी गंभीर थी। ये काम तुम्हारे बस का नहीं। जगमोहन को नागरिक की कैद से निकाल लाना खेल नहीं है। कोई ये काम कर लेगा। रिम्मी के स्वर में विश्वास था। कौन? है एक, मेरा चाहने वाला। उसका अपना छोटा सा गैंग है। बहुत हिम्मती है। इस काम के लिए और लड़के तैयार कर लेगा। वो जगमोहन को ले आएगा। तुम अपनी बात पर कायम हो तो तुम मोहनदासा से गद्दारी करने पर उतर आई। ये गद्दारी नहीं, तरक्की की कोशिश है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो ये काम कुंदा मालवे को करने दो। देवराज चौहान ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मसल दी। नागरे दूसरा चांस नहीं देगा कि जगमोहन को कोई छुड़ा सके। एक बार की कोशिश के बाद वो जगमोहन को पाताल में पहुंचा देगा, जहां कोई नहीं पहुंच सकेगा। और साथ ही वो इस बारे में भी सावधान हो जाएगा कि मैंने डिवाइस के साथ कोई छेड़छाड़ की है। वो मुझे दोबारा पकड़कर मंगवा वो तुम्हें दोबारा पकड़ नहीं सकेगा, क्योंकि तुम्हारे कंधे से डिवाइस निकल चुकी होगी और मोहनदास साहब वो डिवाइस किसी और को देकर मुंबई से बाहर सैर पर भेज देगा। डिवाइस निकलेगी कैसे? जैसा कि तुम्हें बता चुकी हूँ, मोहनदास साहब डॉक्टर भेजेगा वैन में। हाँ, तुम अपनी डिवाइस निकलवाओ। तुम अपनी डिवाइस निकलवाओ। इस बारे में मत सोचो कि डॉक्टर किसने भेजा है। तुम्हें मोहनदासा या कुंदा मालवे से क्या लेना देना? तुम्हें तो इससे मतलब है जो जगमोहन को तुम्हारे सामने पेश करेगा। डिवाइस निकालने के लिए डिवाइस निकालने तक मोहनदासा तुम्हारी फ्री सेवा कर रहा है, तो उसका लाभ उठा लो। रिम्मी कह उठी। डिवाइस निकल जाने के बाद दासा के आदमी मुझ पर सख्त नजर रखेंगे और वो, उसकी फिक्र मत करो, उसका भी सोचा जाएगा। तुम्हें कुंदा मालवे पर बहुत विश्वास है। वो बढ़िया और हिम्मती बंदा है। रिम्मी गंभीर स्वर में कह उठी। वो असफल नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। वो जगमोहन को ले आएगा, क्योंकि उसे पता है कि काम के पीछे बहुत तगड़ी दौलत है। मोहनदासा समझ जाएगा कि तुमने गद्दारी की, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना बता दो कि मुगलों की दौलत मुंबई में है या बाहर? बाहर। फिर तो हम मुंबई से खिसक जाएंगे। दासा को पता भी नहीं चलेगा कि। बहुत आसान लग रहा है तुम्हें ये काम? आसान हो या ना हो, मैं ये काम कर लूंगी। तुम सोचने में जल्दबाजी कर रही हो। ये आसान नहीं है। जगमोहन को नागरिक की कैद से निकाल लिया तो नागरे खामोश नहीं बैठने वाला। टोनी पार्कर भी मुगलों की दौलत को पाना चाहता है। और इधर मोहनदासा, और इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि तुम सबको धोखा देकर कुंदा मालवे के साथ मुगलों की दौलत तक। जगमोहन को तुम्हारे सामने खड़ा कर दिया तो दौलत में हिस्सा क्या होगा? रिम्मी कह उठी। तुम बहुत तेज दौड़ रही हो। दौलत के हिस्से कैसे होंगे? आधा आधा। बाद में पीछे तो नहीं हटोगे? मेरी तरफ से तुम निश्चित रह सकती हो, परंतु मैं तुम्हारी तरफ से निश्चिंत नहीं हूं कि कोई छोटा सा गैंगस्टर जगमोहन को नागरे की कैद से निकाल लाएगा। इस तरह जगमोहन के लिए खतरा बढ़ सकता है। तुम एक बार मुझ पर भरोसा करके तो। एक बार में ही जगमोहन के लिए खतरा है। असफल तो मोहनदासा भी हो सकता है, रिम्मी ने विरोध किया। परंतु मोहनदासा के पास भरपूर ताकत है नागरिक की कैद से जगमोहन को निकाल लाने की। वो एक ही बार में पूरी ताकत के साथ नागरिक के उस जगह पर हमला करेगा और जगमोहन को आजाद। दासा की ताकत उसके आदमी हैं, हथियार हैं, रिम्मी बोली। तो उससे ज्यादा आदमी और उससे ज्यादा हथियार कुंदा मालवे इकट्ठा कर लेगा।
कुंदा आदमियों को संभालना बखूबी जानता है। वो उनसे काम लेना जानता है। इन हालातों में मैं कच्चा खेल नहीं खेलूंगी देवराज चौहान। ठीक है, मैं ये काम तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मोहनदासा का इस्तेमाल करती हो या कुंदा मालवीय का। इस वक्त मैं ऐसी स्थिति में हूं कि कि सामने वाले पर भरोसा करना मेरी मजबूरी है। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। तुम देखना काम कैसा होगा। जगमोहन 2-3 दिन में तुम्हारे सामने होगा। रिम्मी की आंखों में तीव्र चमक थी। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। अब जो करना है मुझे करने दो। मुझ पर भरोसा रखो कि अगर मोहनदासा मेरे लिए जगमोहन को छुड़ाता है तो भविष्य का मेरा एक दुश्मन कम हो जाएगा। अगर जगमोहन को छुड़ाने का काम तुम कुंदा मालवीय से लेती हो तो मोहनदासा भी दुश्मन बनकर पीछे पड़ जाएगा। तब वो सब कुछ कुंदा संभाल लेगा। वो इतना बड़ा नहीं है कि इन सबको संभाल लेगा और मेरे साथ मुगलों की दौलत तक पहुंच सके। तब तुम भी तो कुंदा के साथ होगे देवराज चौहान। आने वाली परेशानियों को संभालने के लिए तुम बड़े हो। तुम्हारा साथ पाकर कुंदा सबका मुकाबला कर लेगा। ये बातें अब तुम्हारे मेरे बीच तय हो गई। तुम होटल में ही रहना। मैं दासा से बात करती हूँ कि तुम्हारे कंधे में फिट हो रखी डिवाइस को निकालने का इंतजाम करे। कहने के साथ ही रिम्मी ने जेब से मोबाइल निकालकर उसे दिया। ये नया मोबाइल और नया नंबर तुम्हारे लिए मैंने खरीदा है। अब हम फोन पर भी बात कर सकते हैं। मैं तुम्हारे पास तभी आऊंगी जब बहुत जरूरत होगी। ये सब कहकर रिमी कमरे से बाहर निकल गई।